सबसे पहले देखो, मैंने आपको बोला था कि जो संधि होती है, ठीक है, पहले दिन की क्लास में मैंने आपको बताया था, जब फर्स्ट दिन की क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको संधि में बताया था कि संधि में पहले पद का अंतिम वर्ण योग करता है दूसरे पद के पहले वर्ण के साथ, और उनके योग से कोई विकार या कोई बदलाव उत्पन्न होता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। फिर मैंने आपको यह भी बोला था कि जब बदलाव उसी स्थान पे होता है जिस स्थान पे वो वर्ण जुड़ रहे होंगे तो उसे आप क्या बोलते हो, प्रधान संधि बोलते हो। अगर बदलाव किसी अन्य स्थान पे हो रहा है तो उसको भी आप क्या बोलते हो, गौण संधि बोलते हो। बताया था ये सब चीजें। उसके बाद पहले दिन मैंने आपको स्वर संधि के प्रकार बताए थे। स्वर संधि के आपके 5 प्रकार हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा आपका यण संधि और 5वां आपका अयाध्य संधि। तो दीर्घ संधि के बारे में कल हमने डिस्कस किया था, आज आपका गुण संधि। ठीक, तो उससे पहले गुण संधि के नियम देखो, क्या क्या इसकी पहचान होती है। तो गुण संधि में क्या होता है, देखो पहले तो देखो कि संधि जो होती है वो पहले पद और दूसरे पद या 2 पदों के मध्य आपकी क्या होती है, संधि होती है। लेकिन पहला पद और दूसरा पद दोनों ही पद पूरे पूरे जुड़ के थोड़ी संधि करते हैं। संधि जो करता है वो पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, इन दोनों के योग से जब कोई विकार या फिर कोई बदलाव उत्पन्न होता है तो उसे ही आप क्या बोलते हो, संधि बोलते हो। तो गुण संधि में क्या होता है, जब इस गुण संधि के नियम सुन लो। गुण संधि में जब पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होता है, अ या आ, ये योग किससे करेगा, दूसरे पद के पहले वर्ण छोटी या बड़ी से। तो पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ होना चाहिए, वो योग करेगा दूसरे पद के पहले वर्ण छोटी या बड़ी से। तो इनके योग से जो बदलाव उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, तो इनके योग से आपको क्या मिलता है, ए मिलता है। इतना समझ गए हैं। दूसरा क्या होता है, देखो गुण संधि का जो दूसरा नियम है, जब पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो, ये योग करेगा दूसरे पद के पहले वर्ण छोटा हो या बड़ा हो से। तो इनके योग से जो बदलाव उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, तो इनके योग से जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, ओ मिलता है। ठीक है। तीसरा क्या है, गुण संधि में जब पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो, अ या आ हो, ये योग किससे करता है, री से। योग किससे करता है, री से। तो इनके योग से जो विकार रूप मिलता है वो किसका मिलता है, अर का मिलता है। और एक चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर करवा रखी कि जब भी विकार रूप में या बदलाव होके या संधि होने के बाद कोई व्यंजन मिलता है तो व्यंजन हमेशा क्या होगा, स्वर रहित होगा, इसलिए नीचे उसमें क्या लगा दिया जाता है, हलंत लगा दिया जाता है। इतना समझ गए हैं। परसों की क्लास में भी डिस्कस हुआ था। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, उस समय मैंने थोड़ा सारे नियमों को एक साथ बता दिया था और फिर मैंने बोला था कि डिटेल में जब एक एक करके संधि चलेगी तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो कल आपने दीर्घ संधि पढ़ी थी और आज है आपका कौन सा, गुण संधि। तो गुण संधि के नियम क्या होते हैं, सबसे पहले तो संधि। संधि कहां पे होती है, पहले पद का अंतिम वर्ण योग करेगा दूसरे पद के पहले वर्ण के साथ, और उनके योग से जब कोई विकार उत्पन्न होता है, जब कोई बदलाव उत्पन्न होता है, तो उसे ही आप क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। और यह भी आपको पता है कि जब बदलाव कहां पे होगा, जिन वर्णों का योग हो रहा है, बदलाव भी उसी स्थान पे होगा, बदलाव भी वहीं पे होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रधान संधि। और बदलाव कहीं अन्य स्थान पर भी हो रहा होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, गौण संधि। समझ पा रहे हैं। तो देखो गुण संधि के नियम क्या होते हैं, जब पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ होगा, वो योग करेगा दूसरे पद के पहले वर्ण छोटी या बड़ी के साथ, तो उनके योग से जो बदलाव उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, वो किसका होता है, ए का। मतलब विकार रूप हमें, बदलाव रूप हमें किसका मिलता है, ए का। दूसरा, जब पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ होगा, ये योग करेगा दूसरे पद के पहले वर्ण छोटा हो या बड़ा हो से, तो इनके योग से जो बदलाव उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, तो बदलाव और विकार रूप किसका मिलता है, ओ का। और तीसरा क्या था, जब पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो, ये योग करेगा दूसरे पद के पहले वर्ण री से, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, अर मिलेगा। तो अ तो आपका स्वर है, विकार रूप में, बदलाव रूप में, संधि होने के बाद हमें व्यंजन मिल रहा है, इसीलिए र के नीचे हमने क्या लगा दिया, हलंत लगा दिया। क्योंकि संधि होने के बाद, बदलाव होने के बाद, विकार रूप मिलने के बाद अगर हमें कोई व्यंजन वर्ण मिल रहा है तो उसमें हमेशा नीचे क्या लगेगा, हलंत लगेगा। इतना हो गया। तो अब देखो इसके बाद हमें गुण संधि की पहचान पढ़नी है। अब कल भी मैंने आपको बताया था कि पहचान वही होगी जो आपको विकार रूप में मिला है। कल आपका विकार रूप में आ मिला था, विकार रूप में
बड़ी मिली थी और विकार रूप में बड़ा ओ मिला था। आज आपको पहचान क्या होगी? वही होगी जो विकार रूप में मिला था। अभी तुमने देखो, जब ओ या आ का योग छोटी और बड़ी से करवाया तो उनके योग से आपको क्या मिला? ए मिला। उनके योग से आपको क्या मिला? ए मिला। तो यहां पे पहचान किसकी होगी? ए की मात्रा की होगी, ए नहीं, ए की मात्रा। मतलब किसी भी शब्द के ऊपर, किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ण के ऊपर, आपके ऊपर वर्ण के ऊपर क्या दिखनी चाहिए? ए की मात्रा दिखनी चाहिए। दूसरा, इसकी जो पहचान है, विकार रूप में अगली बार क्या मिला था? ओ मिला था। क्यों? जब ओ या आ का योग आपने छोटा ओ और बड़ा ओ से करवाया था तो वहां पे आपको क्या मिला था? ओ मिला था। तो पहचान भी किसकी होगी? ओ की मात्रा की होगी। उसके बाद फिर आपके पास देखो, जब ओ या आ का योग आपने री से करवाया था तो उस केस में आपको क्या मिला था? अर मिला था। क्या मिला था? अर मिला था। तो यहां पे विकार रूप में अर, अर का मतलब देखो, ओ तो पूरा है, वो तो स्वर है, उसकी तो मात्रा होगी किसी में, और र आधा, र आधे का मतलब क्या होता है? रेफ वर्ण। मैंने आपको बताया था कि र 4 प्रकार का होता है ना। एक र क्या होता है? ये वाला र। जब आप रमेश लिखते हैं तो उस केस में ये जो र होता है ये क्या होता है? पूरा होता है। दूसरा, जब आप प्रकाश लिखते हैं, जब आप प्रकाश लिखते हैं तो प्रकाश को लिखते समय ये जो नीचे से ये जो मात्रा जैसे आपको दिख रही है, ये इसमें ये क्या होता है? ये र होता है, और ये र यहां पे क्या होता है? पूरा। मैंने हमेशा से आपको बताया, कल भी मैंने आपको एक चीज बता रखी, जो ऊपर वाला वर्ण होता है वो आधा होता है और जो नीचे लगा होता है वो क्या होता है? पूरा होता है। मतलब इस प्रकाश में आप प्रकाश थोड़ी बोलते हो, प्रकाश थोड़ी बोलते हो, आप प्रकाश बोलते हो। प्रकाश मतलब प क्या होगा? आधा होगा, और ये वाला र क्या होगा? पूरा होगा। मतलब अगर इसमें से स्वर और व्यंजन अलग करोगे तो किस तरीके से होगा आपका? ये प मतलब क्या है? ये आधा, स्वर रहित है ये। फिर क्या होगा आपका? र, और र में स्वर किसका होगा? अ का। फिर क्या होगा आपका? क में स्वर किसका होगा? आ का। फिर क्या होगा आपका? स, और स में स्वर किसका होगा? अ का। समझ रहे हैं? तो ये क्या होता है? र पूरा होता है, मतलब स्वर सहित होता है। ठीक। अगला, फिर मैंने आपको बोला था, देखो ऐसा ही एक शब्द मैंने आपको कल बताया था। मैंने बोला था कि जब आप युद्ध लिखते हो, जब आप युद्ध लिखते हो तो इस तरीके से ध लिखा जाता है। मतलब यहां पे भी देखो, यहां पे भी द आपका क्या होगा? आधा होगा, और ध आपका क्या होगा? पूरा होगा। मतलब ऊपर वाला वर्ण आपका आधा होता है और नीचे वाला वर्ण आपका पूरा होता है। ठीक है। अब देखो, उसके बाद जो तीसरा रो है, तीसरा रो जब आप ट्रक लिखते हैं, जब आप ट्रक लिखते हैं तो यहां पे इस ट में जनरली क्या होता है? आप ऐसा साइन लगा देते हैं, तो ये वाला साइन नहीं होता। साइन उसमें ये वाला र, जो तीसरा वाला र है, वही र का अन्य रूप यहां पे देखने को मिलता है। ट्रक जब आप लिखते हो तो ट्रक में ट्रक थोड़ी बोलते हो आप, ट्रक बोलते हो। ट्रक मतलब ट क्या होता है? आधा। जब ट आधा करना है तो ट किस में गिना जाता है? गोल वर्णों में। मैंने आपको बता रखा, गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, और उन गोल वर्णों को जब आधा किया जाता है तो उसमें नीचे हलंत लगा दिया जाता है। तो ट को तुमने क्या करना है? आधा करना है। और अब जाके जो ये र था ना, ये र अब इसके ऊपर लग जाएगा, तब यहां पे क्या बनता है? ट्रक। मतलब यहां पे भी ये वाला र भी क्या होता है? पूरा होता है। अन्य रो क्या होता है? जब आप पर्व लिखते हैं, जब आप पर्व लिखते हैं तो यहां पे देखो, ये जो ऊपर कुंडी जैसा ये आप साइन जो बनाते हैं, इसी को हम रो का आधा रूप मानते हैं, इसी को हम रेफ वर्ण बोलते हैं। ठीक है। तो यही पहचान आपको गुण संधि में देखने को मिलेगी, क्योंकि अर मिल रहा था, रो का मतलब आधा था, इसका मतलब आधा, रो का मतलब क्या है? रेफ वर्ण। तो गुण संधि की पहचान क्या होगी? ए की मात्रा, ओ की मात्रा, और क्या होगा? रेफ वर्ण। ठीक है। इसके बाद देखो, हमने गुण संधि के जो शब्द हैं, गुण संधि के जो शब्द हैं, इन शब्दों का एक एक करके हम इसका विग्रह करते हैं, और विग्रह करने के बाद हम देखेंगे कि मूल शब्द को कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक। और विग्रह कैसे करेंगे? पहचान के माध्यम से हम इसका विग्रह करेंगे। जैसे इसमें एक शब्द लिखेंगे, पहला शब्द रमेश। ठीक। एक शब्द है रमेश। ठीक। ये हमने शब्द लिखा। अब इस शब्द का हमने संधि विच्छेद या फिर संधि विग्रह करना है। जब इस शब्द का हमने विग्रह करना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पास पहचान कहां मिली है। ठीक। पहचान के उससे करोगे, कोई भी शब्द क्यों ना हो। देखो जनरली होता क्या है, अगर हम किसी शब्द का विग्रह करते हैं तो हमारे दिमाग में पहली बार कोई शब्द आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम उसको छोड़ देते हैं। वहां पे अप्लाई करो उस रूल को, कैसे नहीं बनेगा? बनेगा। एक बार नहीं बनेगा तो फिर दोबारा बनेगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे। ठीक। देखो भाई, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक। अब देखो यहां पे जो पहचान आपको दिख रही है, वो पहचान किसके ऊपर दिख रही है? गुण संधि की पहचान कौन सी है? ए की मात्रा, ओ की मात्रा और रेफ वर्ण। तो यहां पे पहचान, तीनों पहचानों में से एक पहचान आपके पास कौन सी है? ए की मात्रा। और ए की मात्रा किसके ऊपर है? मौ के ऊपर। तो वहीं से उस शब्द को तोड़ोगे,
वहीं से उस शब्द को तोड़ोगे, जहां पे आपको पहचान मिली है वहीं से उस शब्द को दो भागों में तोड़ोगे। जब दो भागों में तोड़ोगे तो एक ही मात्रा तो आपको विकार रूप में मिलेगी, एक ही मात्रा तो आपका बनेगी। अब एक ही मात्रा कैसे बनती है ये देखो, एक ही मात्रा गुण संधि में बनती है जब पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो, उसका योग होगा दूसरे पद के पहले वर्ण छोटी या बड़ी से। तो पहले पद का अंतिम वर्ण आपने अ या आ में खत्म करना है, और मैंने बोला कि जहां पे मात्रा लगी है वहां से देखना है। मात्रा किसके ऊपर लगी थी? मौ के ऊपर, तो मौ तक का शब्द आप जैसा था वैसा लिख दो। तो यहां पे क्या होगा? रम। अब रम कोई शब्द नहीं होता, तो म में अभी स्वर किसका है? अ का, लेकिन आप या तो अ का स्वर दोगे या फिर आ का स्वर दोगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? रमा। ठीक, तो पहले पद का अंतिम वर्ण आपको आ मिल चुका है। ये योग करेगा क्योंकि आपने जो पहचान दिखानी है वो पहचान किसकी मात्रा दिखानी है? एक ही मात्रा दिखानी है। ठीक, पहचान किसकी दिखानी है? एक ही मात्रा, मतलब यहां पे एक ही मात्रा नहीं, अब नहीं तो योग विकार किससे बनेगा? ए से बनेगा। ठीक, अब सुनते रहना। तो क्या होगा? पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ है। अब ये अ या आ योग किससे करेगा? जब छोटी या बड़ी से योग करेगा तभी तो आपका ए मिलेगा, क्योंकि पहचान किसकी है? एक ही मात्रा। इसका मतलब आपका ए बनाना है। ए कैसे बनेगा? जब पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ होगा, वो योग करेगा दूसरे पद के पहले वर्ण छोटी या बड़ी से। तो वहीं से दूसरे पद के पहले वर्ण छोटी या बड़ी को लेके ही शेष बचा हुआ शब्द आपने लिखना है। तो अब अगर आप छोटी के साथ लिखेंगे तो इस होगा, लेकिन आपने बड़ी के साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ईश और ईश्वर जो है वो बड़ी के साथ लिखे जाते हैं और इंद्र और इच्छा जो है वो छोटी के साथ लिखे जाते हैं। तो यहां पे क्या होगा? ईश। तो इसके अब यहां पे शब्द बन गया रमा योग ईश। जब इससे मूल शब्द आपने प्राप्त करना है तो देखो कैसे आप मूल शब्द को प्राप्त करते हैं। ये र, और इस र में स्वर किसका है? अ का। फिर आपका म है, इस म में जो स्वर है वो किसका है? आ का। फिर उसके बाद क्या है? बड़ी, और उसके बाद क्या है आपका? स, और स में स्वर किसका है? अ का। तो अब पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? आ। दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है? बड़ी। आ और बड़ी के योग से आपका क्या मिलता है? ए। ठीक, अब क्या होगा? ये र में अ का स्वर क्या हो गया? र। इस म में ए का स्वर मिलेगा। ठीक, म में ए का स्वर मिलेगा तो ये क्या होगा? मी, और स में अ का स्वर मिलेगा तो ये क्या होगा? स। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? रमेश। ठीक, अगला शब्द देखते हैं। अब देखो जैसे रमेश है, सुरेश है, दिनेश है, इस टाइप के शब्दों को आप बना सकते हैं। ठीक, एक शब्द है देखो इसमें महेंद्र, एक शब्द इसमें है महेंद्र, ये आपका एक शब्द है महेंद्र। ठीक, अब इस शब्द में सबसे पहले आपने पहचान देखनी है। अब इसमें जो पहचान है वो ह के ऊपर है, और ह के ऊपर कौन सी मात्रा है? ए की। तो अब देखो पहला क्या होगा? पहला तो ये होगा कि जिसके ऊपर आपको मात्रा मिली है, जिसके ऊपर आपको मात्रा मिली है वहां तक का, मात्रा को छोड़ने के बाद, क्योंकि मात्रा तो आपको मिलेगी तो वहां तक का आपको पहला पद बना दो। उसके बाद वो जो मात्रा है वो बनती किससे है? विकार रूप किससे बनता है? दूसरे पद का पहला वर्ण, वहीं से आपका शुरू कर दो शेष बचा हुआ शब्द। ठीक, तो अब एक ही मात्रा किसके ऊपर मिली है आपको? ह के ऊपर। तो यहां पे इस शब्द को ऐसे लिख दो ह, तो ये क्या होगा? मह। अब देखो मह कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है महा। तो पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? महा। योग। अब आपको पता है कि भाई विकार रूप किसका मिल रहा है आपको? ए का। विकार रूप किसको मिल रहा है? ए का। अब गुण संधि में ए कैसे मिलता है? जब पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ योग करेगा दूसरे पद के पहले वर्ण छोटी या बड़ी से। तो दूसरा पद का पहला वर्ण छोटी या बड़ी है, तो इसका मतलब दूसरा पद जो है वो शुरू भी किससे करना है? छोटी और बड़ी से शुरू करना है, तभी तो आपका ये मिलेगा। तो जब आप छोटी से शुरू करेंगे तो अब बचा हुआ शब्द आधा न, फिर यहाँ आधा द, और द में उसका र पूरा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? इंद्र। तो महायोग इंद्र। अब क्या होगा? देखो मूल शब्द प्राप्त करोगे तो ये म है, इस म में स्वर किसका है? अ का। उसके बाद क्या है? ह। इस ह में स्वर किसका है? आ का। फिर आपका क्या है? ई। अब आपका क्या है? न आधा। फिर आपका क्या है? द आधा। ठीक है, फिर र आधा, और र में स्वर किसका है? अ का। ठीक, इस तरीके से पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? आ। ये योग करेगा दूसरे पद के पहले वर्ण ई से, तो आ और ई के योग से क्या बनेगा आपका? ए बनेगा। तब जाके म में अ का स्वर मिलेगा म, ह में ए का स्वर मिलेगा हे। उसके बाद न आधा है, न आगे से स्वर नहीं ले पाएगा क्योंकि द आगे खुद आधा है, द आधा है ये तो स्वर देगा नहीं, तो नौ को हमने आधा लिखना पड़ेगा। उसके बाद द को हमने आधा लिखा और द में स्वर किसका मिला? र का। तो इस तरीके से क्या हो गया? महेंद्र। मैंने आपको बोला कि इस शब्द में, इस वर्ण में ये जो है इसमें ऊपर वाला क्या होता है? आधा, और नीचे वाला क्या होता है? पूरा। समझ गए हैं? तो ये क्या हो जाएगा? महेंद्र।
ठीक। उसके बाद देखो, अब एक ही पहचान वाले हुए। इसके बाद देखो एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द, द्वारकेश। ठीक, द्वारकेश एक शब्द है, द्वारकेश। ठीक है, ये आपका एक शब्द है। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ, द्वारकेश में द आधा होगा या द पूरा होगा? द आधा होगा। और पूरा कौन होगा? वो पूरा होगा। और वो में स्वर किसका है? आ का। द्वा, द्वा हम बोलते हैं द्वा, इसका मतलब द आधा और वो पूरा, और वो में स्वर किसका? आ का। तब जाके क्या होगा? द्वारकेश होगा। अब मुझे इस शब्द में पहचान बताओ। पहचान कहां पे है? क के ऊपर। तो वहां तक का वर्ण, वहां तक का शब्द वैसे ही लिख दो। वहां तक का शब्द ऐसे लिखोगे तो ये क्या होगा? द्वारक। अब द्वारक तो कोई शब्द नहीं होता है, और पहले पद का अंतिम वर्ण या तो अ होना चाहिए या आ होना चाहिए। तो यहां पे द्वारक नहीं, क्या होगा? द्वारका होगा। अब योग होके क्या बन रहा है आपका? ए। और ए कैसे बनता है गुण संधि में? जब अ या आ का योग किससे हो? छोटी या बड़ी से, तो तब जाके आपका क्या बनता है? ए बनता है। समझ गए? तो अब देखो यहां पे योग होगा छोटी या बड़ी से, तो उस छोटी और बड़ी से ही शेष बचे हुए शब्द को क्या करना है? शुरू करना है। क्यों? क्योंकि दूसरे पद का पहला वर्ण क्या होगा? छोटी या बड़ी होगा। तो अब यहां पे, यहां तक तो आपने लिख दिया। ईस लिखोगे या ईस लिखोगे? ईस बड़ी के साथ लिखोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? ईस। तो क्या होगा? द्वारका योग ईस। ठीक। अब मूल शब्द प्राप्त करना है, तो देखो यहां पे क्या होगा? ये द, इस द में र, और र में स्वर किसका? आ का। ठीक है, समझ रहे? सॉरी, वो आधा। ठीक है, वो आधा, और इस व में स्वर किसका? आ का। द्वा। उसके बाद र, र क्या है? आधा, और इस र में स्वर किसका है? अ का। फिर आपका क्या है? क में स्वर किसका है? आ का। फिर यहाँ पे क्या होगा? बड़ी। फिर यहाँ पे क्या होगा? स, और स में स्वर किसका है? अ का। ठीक। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? यहाँ पे पहले पद का अंतिम वर्ण आ होगा। ये योग किससे करेगा? दूसरे पद के पहले वर्ण बड़ी से, तो इसके योग से आपको क्या मिलता है? ए मिलता है। ठीक। अब क्या होगा? ये द क्या है आपका? आधा। वो, और वो में स्वर किसका है? आ का। तो ये वो यहाँ पे पूरा, ये स्वर आ का। फिर क्या? र में ओ का स्वर क्या होगा? र। फिर क में ए का स्वर क्या होगा? के। उसके बाद स में ओ का स्वर, ये क्या होगा? स। तो ये क्या हो जाएगा? द्वारकेश। समझ गए हैं? ठीक। इसके बाद देखो अगला शब्द। इसमें अगला जो शब्द है, एक शब्द उत्तरोत्तर। ठीक है, उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर आपका एक शब्द है। ठीक, उत्तरोत्तर। अब देखो यहां पे उत्तरोत्तर जो शब्द है, इस शब्द का आपने क्या करना है? संधि विच्छेद करना है, संधि विग्रह करना है। अब इस शब्द का आप संधि विच्छेद, संधि विग्रह कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले देखो यहां पे जो शब्द है वो उत्तरोत्तर है। अब इस उत्तरोत्तर शब्द में सबसे पहले आपने इसकी पहचान देखनी है। और आपको पता है भाई कि जो गुण संधि की जो पहचान होती है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, या फिर रेफ वर्ण। यहां पे तुम्हें ओ की मात्रा किसके ऊपर दिख रही है? र के ऊपर। तो मैंने बोला कि जिसके ऊपर मात्रा दिखती है, मात्रा को छोड़ के बचा हुआ शब्द वैसे लिख दो। जब बचा हुआ शब्द ऐसे लिखोगे तो ये क्या होगा? उत्तर। ये क्या होगा? उत्तर। अब देखो आपके पास पहले पद का अंतिम वर्ण ओ या आ होना चाहिए। यहां पे ऑलरेडी ओ है, तो इसका मतलब उत्तर कोई शब्द तो होता ही होता है। अब ये योग किससे करेगा? आपके पास विकार रूप में क्या मिल रहा है? ओ मिल रहा है। और विकार रूप में ओ गुण संधि में कब मिलता है? जब ओ या आ का योग आप किससे करवाते हो? छोटा ऊ या बड़ा ऊ से करवाते हो। तो छोटा ऊ से लेके शेष बचे हुए शब्द को ऐसा ही लिख देना है, छोटा ऊ को शुरू करके, या फिर बड़ा ऊ को शुरू करके शेष बचा हुआ शब्द वैसे लिख देना है। तो शेष बचा हुआ शब्द आप देखो, छोटा ऊ से अगर शुरू करोगे तो यहां आधा त, फिर र, तो उत्तर योग उत्तर। क्या होगा? उत्तरोत्तर। समझ पा रहे हैं? उत्तर योग उत्तर। अब देखो होगा क्या? सबसे पहले यहां पे आप क्या लिखोगे? उ। उसके बाद फिर आपके पास क्या है? त आधा। और उसके बाद फिर आपके पास क्या है? त आधा। तो में स्वर किसका है? आपका अ का। उसके बाद यहां पे क्या होगा? र। और र में स्वर किसका है? ठीक है, यहां पे र में स्वर किसका है? अ का। र में स्वर किसका है? अ का। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? अ। योग करेगा। फिर यहां पे दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है? उ। और फिर यहां पे त क्या है? आधा। फिर क्या है? त आधा। त में स्वर किसका है? अ का। फिर क्या है? र। और र में स्वर किसका है? अ का। तो दूसरे पद का पहला वर्ण क्या होगा? उ। और पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? अ। तो अ और उ के योग से आपका क्या मिलेगा? उ। अ और उ के योग से आपका क्या मिलेगा? उ। ठीक। अब क्या होगा? ये आपका उ हो गया, ये आपका तो आधा। क्यों? आगे से स्वर नहीं ले पाएगा, आगे खुद तो आधा है, तो ये तो आधा। ये तो ओ से स्वर लेगा तो ये तो पूरा। अब रो में ओ का स्वर ये क्या हो गया? रो। अब ये फिर क्या है? तो आधा। फिर ये तो स्वर किससे लेगा? ओ से। फिर रो किससे स्वर लेगा? ओ से। तो क्या होगा? उत्तरोत्तर। ठीक है, उत्तर योग उत्तर क्या होगा? उत्तरोत्तर। ठीक। इसके बाद
अगला शब्द है, देखो इंपॉर्टेंट शब्द है, एक शब्द है उत्मर्ण, एक शब्द है महर्ण। अब देखो एक शब्द आपके पास है महर्ण, ठीक, महर्ण, ठीक। अब ध्यान से सुनना कि महर्ण शब्द का रेफ वर्ण को आप कैसे इसका विग्रह करेंगे, ठीक। अब सबसे पहले मुझे इस शब्द में पहचान बताओ। इस शब्द में जो पहचान है वो अणों के ऊपर क्या है, रेफ वर्ण। और मैंने आपको कल भी बता रखा था, रेफ वर्ण जो है, रेफ वर्ण जो है पहले वो आधा होता है र, और र आधा जो होता है वो आगे वाले वर्ण के ऊपर बैठ जाता है, आगे वाले वर्ण के ऊपर बैठ जाता है। अब मुझे बताओ कि रेफ वर्ण कैसे मिलेगा, रेफ वर्ण कैसे मिलता है? गुण संधि में जब अ या आ का योग किससे करवाते हो, री से। जब अ या आ का योग री से करवाते हो तब जाके आपके पास क्या मिलता है, अर मिलता है। क्या मिलता है? अर मिलता है। अब ध्यान से सुनना यहां क्या होगा। सबसे पहले देखो ध्यान से सुनना, अब क्या होगा, ये रेफ वर्ण ये अणों के बाद थोड़ी होगा, ये अणों से पहले रहा होगा। अणों से पहले र आधा रहा होगा और र आधा रहा होगा तो ह में स्वर किसका है, अ का, तब जाके क्या बना होगा, अर बना होगा। यहां सुनते रहना, क्योंकि गुण संधि में रेफ वर्ण थोड़ी, गुण संधि में अर मिलता है। क्या मिलता है? अर मिलता है। और पहचान रूप किसके देखेंगे, रेफ की देखेंगे। तो अर कैसे होगा, सुनना, ये जो रेफ वर्ण है ये पहले रहा होगा, पहले रहा होगा तो रो आधा रहा होगा, रो आधा रहा होगा तो स्वर नहीं मिला होगा, अणों के ऊपर बैठ गया होगा, मतलब रो आधा। और अ कहां से आया होगा, इस ह में जो स्वर है अ का, तब जाके क्या होगा, अर रहा होगा। तो अब क्या होगा, इससे पहले का वर्ण ऐसे लिखो, रो से पहले का वर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, मह। क्या हो जाएगा, मह। अब मह तो कोई शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है, महा। ये योग किससे करेगा? अब देखो आपके पास क्या मिला है, रेफ वर्ण। क्या मिला है, रेफ वर्ण। जब आपके पास रेफ वर्ण मिला है तो रेफ वर्ण कैसे मिलता है, जब अ या आ का योग किससे करवाते हो आप, री से करवाते हो। तो री क्या होगा, दूसरे पद का पहला वर्ण होगा, उसी से शुरू करके शेष बचे हुए शब्द को लिख देंगे तो क्या होगा, महायोग ऋण, महायोग ऋण। अब अ या आ का योग जब री से होगा तो ये क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। ठीक, अब ध्यान सुनना, यहां पे देखो इस म में स्वर किसका है, अ का, और इस ह में स्वर किसका है, आ का। किसका है, आ का। योग करेगा किससे, री से। उसके बाद अण में स्वर किसका है, अ का। ठीक, तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, आ। ये योग करेगा दूसरे पद के पहले वर्ण किससे, री से। तो इसके योग से आपको क्या मिलेगा, अर मिलेगा, अर मिलेगा। अब देखो म में अ का स्वर क्या हो गया, म। इस ह में अब अ का स्वर, ये वाला अ का स्वर, तो इस ह में अ का स्वर मिलेगा तो ये होगा ह। ये र आधा बच जाएगा, आगे से तो ले नहीं पाएगा क्योंकि इनका तो योग हुआ है, आगे से नहीं ले पाएगा। आगे अणो खुद आधा है, अणो अ से स्वर लेगा तो अणो हो जाएगा, ये र है उसके ऊपर बैठ जाएगा तो ये क्या होगा, महन। समझ गए हैं? ठीक है। उसके बाद देखो एक शब्द है इसमें, सप्तर्षि। ठीक है, एक शब्द है इसमें, देखो सप्तर्षि। अब ध्यान सुनना, एक शब्द है आपका सप्तर्षि। ठीक है, सप्तर्षि। ठीक, उसके बाद देखो एक शब्द है आपका महर्षि, एक शब्द है आपका महर्षि। इसके बाद एक शब्द है आपके पास शीतर्तु, शीतर्तु। इसके बाद एक शब्द है आपका ग्रीष्मर्तु। इसके बाद एक शब्द है आपका वर्षर्तु। ठीक है, वर्षर्तु। ठीक है, अब देखो कैसे आप इनका विग्रह करते हैं। ये क्या है आपका सप्तर्षि, ये कैसा आपका महर्षि, ये कैसा आपका शीतर्तु, ये कैसा आपका ग्रीष्मर्तु, ये कैसा आपका वर्षर्तु। सबसे पहले तो देखो सप्तर्षि, आप बहुत सारे लोग सप्तऋषि लिखते हैं, सप्तऋषि, तो शुद्ध शब्द आपका सप्तर्षि होता है, सप्तऋषि उसका विग्रह होता है। दूसरा महर्षि, महायोग ऋषि उसका विग्रह होता है, महर्षि आपका शब्द होता है। तीसरा शीतर्तु, देखो बहुत सारे लोग शीत ऋतु, शीत ऋतु इस पूरे को एक ही शब्द बनाते हैं, नहीं, शीत योग ऋतु उसका विग्रह है और शब्द क्या बनता है, शीतर्तु। ऐसे ही ग्रीष्म योग ऋतु, ग्रीष्म ऋतु ये कोई शब्द नहीं होता, ग्रीष्म योग ऋतु इसका विग्रह होता है। वैसे ही वर्षर्तु, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु इसका विग्रह होता है, वर्षर्तु शुद्ध शब्द होता है। तो शीतर्तु शुद्ध शब्द होगा, ग्रीष्मर्तु शुद्ध शब्द होगा, वर्षर्तु शुद्ध शब्द होगा, महर्षि शुद्ध शब्द होगा, सप्तर्षि शुद्ध शब्द होगा। अब इनका विग्रह कैसे करना है जरा सुनना। ठीक, शब्द था आपका सप्तर्षि, सप्तर्षि, और इस शब्द का आपने विग्रह करना है। ठीक, अब ध्यान से सुनना, मुझे आप एक चीज बताओ, इस सौ ने स्वर किससे लिया होगा, आगे वाले से, और आगे स्वर किसका होगा, ई का।
तो ये तो पूरा हो गया। अब रॉ किसके ऊपर बैठा है, 100 के ऊपर, इसका मतलब 100 से पहले रॉ आधा होगा, 100 से पहले रॉ आधा होगा, और तो में स्वर किसका है, अ का, तभी तो ये अर बना। और अर कैसे बनता है, जब गुण संधि में अ या आ का योग किससे होता है, री से होता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहां पे मुझे एक चीज बताओ कि ये रेफ वर्ण किसके बाद होगा, यहां पे तो के बाद होगा, तो के बाद होगा, क्योंकि तो में स्वर किसका है, अ का, फिर क्या होगा, रेफ वर्ण। अ तो स्वर किसको दे देगा, तो को दे देगा, और रेफ वर्ण आधा ही रहेगा। तो मैंने बोला रेफ वर्ण से पहले का शब्द पूरा लिख दो। रेफ वर्ण से पहले का शब्द पूरा लिखोगे तो ये क्या होगा, सप्त, सप्त होगा। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या मिल गया आपको, अ। अब ये योग किससे करेगा, आपके पास देखो रेफ वर्ण मिला है, मतलब आपको अर मिला है। अब आपको अर कैसे मिला जरा सुनना, आपको अर कैसे मिला जरा सुनना। इसका क्या होगा, अ, इस तो का क्या होगा, अ, योग करेगा किससे, री से, तब जाके क्या बनेगा, अर। फिर तो का में स्वर किसको मिल जाएगा, अ का स्वर किसको मिल जाएगा, तो को, रो आधा रह जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा उसके, तो क्या होगा, सप्त योग। अब अर बनता कैसे है, जब री के साथ दूसरे पद का पहला वर्ण क्या होगा, री, तो क्या होगा, ऋषि, सप्त योग ऋषि। अब क्या होगा, इस सौ में जो स्वर है वो किसका है, अ का, फिर यहां पे क्या है, प आधा, फिर यहां पे क्या है, तो में स्वर किसका है, अ का, ये बना पहले पद का अंतिम वर्ण। योग किससे करेगा, री से, योग किससे करेगा, री से, फिर उसके बाद क्या है, सौ में स्वर किसका है, ई का, ठीक। तो दूसरे पद का पहला वर्ण क्या होगा, री, अ और री के योग से क्या बनता है आपका, अर, समझ रहे हैं। अब क्या होगा, इस 100 में अ का स्वर मिला, ये क्या हो गया, स, प आधा होगा, आगे से स्वर नहीं ले पाएगा क्योंकि आगे खुद आधा है, तो ये क्या होगा, आधा प। तो में किसका स्वर मिलेगा, अ का, तो ये होगा तो। अब रॉ आगे से स्वर नहीं ले पाएगा क्योंकि आधे खुद आधा है, और 100 आगे से ले लेगा, ये क्या बन जाएगा, सी। अब ये रॉ किसके ऊपर बैठेगा, आगे वाले के, तो 100 आधा 100 था, तो सप्तर्षि। समझ गए हैं, ठीक। उसके बाद एक लास्ट शब्द इसमें और देख लो। इसके बाद देखो, जैसे आपने वर्षर्तु लिखा था, ठीक, एक शब्द लिखा था आपने वर्षर्तु, या एक शब्द लिखा था आपने ग्रीष्मर्तु, या एक शब्द लिखा था आपने शीतर्तु। ये सारे शब्द एक जैसे हैं, जैसे सपोज दैट आपने लिख दिया शीतर्तु, ठीक, या आपने एक शब्द लिख दिया शीतर्तु। अब इसका विग्रह कैसे होगा, सबसे पहले मुझे देखो रेफ वर्ण का है, रेफ वर्ण का है, इस तो के ऊपर है, तो आगे से मिला होगा रेफ या पीछे से इसके ऊपर बैठा होगा, पीछे से बैठा होगा, इसका मतलब इससे पहले रेफ होगा, इससे पहले रेफ होगा, तो मतलब रो आधा, रो आधे का मतलब, और तो में स्वर किसका, ओ का, तो क्या बनेगा, अर बनेगा ना। तो इसका मतलब इस रेफ वर्ण से पहले वाला वर्ण पहले तो पूरा लिख दो, तो क्या होगा, शीत। अब योग, योग करके आपको क्या मिला है, अर मिला है, क्या मिला है, अर। और गुण संधि में अर कैसे मिलता है, जब पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ योग करता है दूसरे पद के पहले वर्ण किससे, री से। जब दूसरे पद का पहला वर्ण री है तो इसी से शुरू करके शेष बचा हुआ शब्द लिख दो, तो ये क्या होगा, ऋतु। समझ गए। अब क्या होगा, देखो इस सौ में जो स्वर है वो किसका है, बड़ी का, फिर इस तो में जो स्वर है वो किसका है, अ का, उसके बाद योग किससे कर रहा है, री से, फिर इस तो में स्वर किसका है, ऊ का। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, अ, योग किससे करेगा, दूसरे पद के पहले वर्ण री से, तो योग से क्या बनता है आपका, अर बनता है। अब देखो क्या होगा, इस सौ में ई का स्वर, तो ये क्या हो गया, सी। अब इस तो में अ का स्वर, ये क्या हो गया, त। अब ये रॉ आगे से स्वर ले नहीं पाएगा, आगे तो आधा है, तो आगे वाले से स्वर ले लेगा, तो क्या होगा, तू। अब ये रॉ उसके ऊपर बैठ जाएगा, तो क्या होगा, शीतर्तु। समझ गए हैं, ठीक। तो ये था आपका गुण संधि। इसके बाद कल आपको क्या चलेगा, वृद्धि संधि, ठीक है। चलो।